हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाषा और संस्कृति। कई बार आपके सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा और संस्कृति पर विचार कीजिए या कुछ भी भाषा और संस्कृति के संबंध बताइए या ऐसे भाषा और संस्कृति से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर दिए गए सभी नोट्स आप अपने आंसर में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ में यहाँ तक आ गई है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, भाषा और संस्कृति। प्लीज़ दोस्तों, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक आप याद रखो भाषा और संस्कृति का है और यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं बस आप उसे ध्यान से समझिए। संस्कृति, यहाँ पर हम पहले संस्कृति को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर संस्कृति समाज के भीतर रची बसी संस्कारात्मक क्रिया है जिसका क्रियात्मक रूप उस समाज के रीति रिवाजों, मान्यताओं, त्योहारों, विश्वासों और व्यवहार में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति आंतरिक रूप से दया, क्षमा, धृति, त्याग, सद्भावना और सर्वधर्म समानता को महत्व देती है और व्यवहार में उसे अपनाने का प्रयास भी करती है। यही गुण भारतीय समाज के त्योहारों, मान्यताओं में प्रतिफलित दिखाई भी देता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर संस्कृति का थोड़ा शब्द बताया, मतलब संस्कृति का थोड़ा सा मतलब बताया गया है और भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। डिफ़िकल्ट है बट आप डिफ़िकल्ट पर नहीं, उस पर ध्यान दीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। संस्कृति शब्द का नॉर्मली आपको मतलब पता है। संस्कृति शब्द का मतलब होता है खान पान, वेशभूषा मतलब पहनावा, कोई इंसान कैसे बात करता है, क्या भाषा बोलता है, क्या पहनता है, क्या किस तरह का खाना खाता है, किस तरह के अपने घर वगैरह बनाकर वो रहता है। सभ्यता भी आ जाती है उसमें वैसे। तो संस्कृति शब्द का काफ़ी मतलब आप समझ गए होंगे। धर्म वगैरह भी संस्कृति में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा संस्कृति का थोड़ा सा मतलब, रीति रिवाज वगैरह ये सारी चीज़ें। अब संस्कृति, जब समाज एक संस्कृति को अपनाता है तो वो अपने रीति रिवाज को फॉलो करता है, मान्यताएं होती हैं उसकी कुछ, उसी आधार पर वो अपने त्यौहार वगैरह पूरे करता है और उसका कुछ विश्वास होता है और उसी तरह से वो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही बात करता है। यहाँ तक ठीक है। भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ पर दो बात बताई गई है भारतीय संस्कृति के बारे में। तो भारतीय संस्कृति हम जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है वो दया, क्षमा, त्याग की रही है, सद्भावना की रही है, सर्वधर्म समानता की रही है। नैतिकता की जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देती है और स्पेशली जो दया, क्षमा जैसी भावना है, त्याग, सद्भावना जैसी भावना भारतीय संस्कृति में ज़्यादा दिखाई देती है और यही भारतीय संस्कृति का गुण है, समाज का गुण है। विश्व की संस्कृतियां भारतीय संस्कृति के इसी गुण पर मोहित होकर ही इसकी ओर आकर्षित होती रही हैं। हर संस्कृति अपने गुणों के आदर्श और व्यवहार में उनके समन्वय से पहचानी जाती हैं। एक तरह से सांस्कृतिक चेतना आंतरिक शक्ति है जिसे व्यवहार में उतारने का प्रयास वह समाज करता है। इस प्रयास में समाज अनेक उत्सवों, क्रियाओं, आचार विचार का आयोजन निर्धारण करता है, खान पान, वेशभूषा अपनाता है जिससे उसकी बाहरी रूपरेखा पहचानी जा सकती है। इसी रूप से एक समाज दूसरे समाज के समक्ष अपनी रेखाओं को उभारता है जिसे निर्मित करने में उस समाज के सभी वर्गों, जातियों, संप्रदायों की मिलीजुली भूमिका होती है। थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत की जो संस्कृति रही है उससे बहुत सारे जो देश हैं, विश्व के लोग हैं, जो विश्व की संस्कृतियाँ हैं वो भारत की संस्कृति से प्रभावित रही हैं और इसी कारण से, क्योंकि भारत की संस्कृति में कई अच्छे गुण हैं, तो उसके कारण भारत की संस्कृति के प्रति एक लगाव सा देखा जाता है। भारत की संस्कृति दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि कोई भी मेहमान आए या बाहर से आए तो भारत ने हमेशा ही उसको शरण दी है, हमेशा ही उसको अपनाया है। ये एक संस्कृति का भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और यहाँ पर अलग से कहा जा रहा है कि जो संस्कृति होती है उसी के अकॉर्डिंग फिर समाज बनता है और समाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरा करता है। अब समाज में ही तो सभी संस्कृतियों के कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है। समाज में मिलकर त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे जो नियम वगैरह फॉलो किए जाते हैं, संस्कृति से संबंधित उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, खान पान वगैरह, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय संस्कृति का उदाहरण लें तो भारतीय संस्कृति के निर्माण में विविध समुदायों का योगदान रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें दोस्तों, तो भारतीय जो संस्कृति रही है वो अलग अलग समुदायों के योगदान उस अलग अलग समुदायों ने उसमें योगदान दिया है।
देखो दोस्तों, कई तरह का यहाँ पर योगदान दिया है। यहाँ पर आप ये मत समझिए कि जब मैं भारतीय संस्कृति बोलूँ तो आपके मन में सिर्फ हिंदू लोग आएँ आएँ या दूसरे धर्म के लोग आएँ, ऐसा नहीं। बौद्ध, सिख, ईसाई आप अलग-अलग मत सोचो। भारतीय संस्कृति का मतलब है कि एक भारत में रहने वाला व्यक्ति किस तरह की भाषा बोलता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो हिंदी बोल रहा है तो भारतीय कल्चर फ़ॉलो कर रहा है एक तरह से। मतलब ऐसे एरिया में जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह के एरिया है। अगर वो पंजाब वगैरह में पंजाबी बोल रहा है, दूसरे एरिया में दूसरी भाषा बोल रहे, तो ये सब भारतीय कल्चर है, ठीक है? ये सब टोटली भारतीय कल्चर ही होता है ये। यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट है, मैं डिफ़िकल्ट कहना पड़ता है मुझे ताकि आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि डिफ़िकल्ट हकीकत में है। बस यही है, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं मेरे द्वारा, उनको बस समझिए। सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे क्लियर हो जाएँगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये जो वीडियो है वो आपकी यूज़फुल के लिए, मतलब आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाए इसी के लिए बनाई जा रही है। इससे मुझे कोई ख़ास बेनिफिट रियली में नहीं होने वाला, बट फिर भी आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपका पेपर अच्छा जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियोज़ बनाई है। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जाएगी, वो भी। विश्व की लगभग सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति पर बल दिया जाता है और उससे संबंध मिथक निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक संस्कृति मनुष्यता का निर्माण करने के लिए उत्सुक है और उसी के अनुसार अपने काल्पनिक चरित्रों को गुण प्रदान करती है, पर कुछ संस्कृतियां उच्चता बोध को निर्मित करती हैं जो कुछ समानता, सहृदयता, बंधुत्व को रूस की क्रांति में यह नारा बुलंद हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी जो नहीं था उसे लाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे रूस से पहले एक यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, बंधुत्व को मतलब एक पूर्ण विराम है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि विश्व की जो लगभग सभी संस्कृतियाँ हैं वो मानवीय चरित्र पर बल देती हैं, मतलब मानव का एक अच्छा चरित्र हो, एक अच्छा कैरेक्टर हो, उस पर बल देती हैं, ठीक है? और फिर जो संस्कृति होती है, इसी में कई सारी काल्पनिक चीज़ें जुड़ जाती हैं, कई सारी प्रथाएं जुड़ जाती हैं, कई सारे रीति रिवाज बना लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें संस्कृति में आ जाती हैं। यहाँ पर रूस की बात की गई है कि रूस की संस्कृति में जब क्रांति होती है रूस में, तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की जाती है। हालांकि फ्रांस की क्रांति में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाती है। भारतीय संस्कृति इसी आदर्श में विश्वास करती है, जबकि अमेरिकी संस्कृति में शक्ति स्थापना केंद्र में वी आर मेड टू रूल द वर्ल्ड की मान्यता के साथ प्रथम देश बनने की होड़ है। अब भारतीय जो संस्कृति है दोस्तों, वो यही जो बंधुत्व की भावना है, स्वतंत्रता, समानता, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती है। ये संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सहृदयता, समानता, ये एक अहम हिस्सा है भारतीय संस्कृति का। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अमेरिकी संस्कृति को देखें, तो अमेरिकी संस्कृति में शक्ति की स्थापना पर बल दिया गया है कि हम दुनिया पर रूल करने के लिए बने हैं, ठीक है? वी आर मेड टू रूल द वर्ल्ड, ये मान्यता उनकी संस्कृति में है, एक ऊंची भावना है उनकी संस्कृति में। बदलते समय के साथ संस्कृति में बदलाव भी होते हैं, पर हर संस्कृति में कुछ कुछ रूप जो होते हैं, कुछ चीज़ें शाश्वत तत्व भी होते हैं जो उसकी पहचान के सूचक होते हैं। करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना, धर्मनिरपेक्षता, कर्म पर बल और भोग की इच्छा न होना जैसे तत्व भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्व हैं। तो मृत्यु के बाद भी सहेज कर रखने की इच्छा मिस्र की संस्कृति में दिखाई देती है। देखो दोस्तों, संस्कृतियों में बदलाव समय के साथ होता रहता है। अगर हम अपनी संस्कृति को देखें, तो जो संस्कृति हमारी आज से 2000 साल पहले थी, वो आज संस्कृति नहीं है, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। हालांकि बहुत सारे रीति रिवाज हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बदलाव आ गई हैं। पहले सती प्रथा जैसी प्रथाएं हम फॉलो कर रहे थे भारत में, आज वो नहीं हैं। पहले 3 तलाक जैसे चीज़ें बहुत बढ़-चढ़ कर संस्कृति का एक हिस्सा बन गई थी। लोग गलत तरीके से उनका यूज़ करते थे, जब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं तब भी यूज़ करते थे, बट आज भारत में वो प्रतिबंध उस पर लगा हुआ है। तो ये क्या है? भारतीय जो रीति-रिवाज हैं, भारत में अलग-अलग कम्युनिटी के हम एक लेके चलते हैं, एक में भारत का मतलब सभी, ठीक है? तो आज उसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी हर संस्कृति में कुछ शाश्वत तत्व होते हैं। चाहे वो भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे
कहीं भी की भी हो, तो हर जगह पर में कुछ संस्कृति में कुछ शाश्वत तत्व होते हैं। जैसे कि यहाँ भारत में बात करें तो जो भारत की संस्कृति रही है वो धर्मनिरपेक्षता है, उस सद्भावना है, कर्म पर बल देना। हमारे जो मतलब भगवत गीता वगैरह है उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोगों बहुत लोग फॉलो करते हैं। उसमें कर्म पर जो बल दिया गया है कि हमें बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, बस अपना कर्म करो और परिणाम की इच्छा मत करो, परिणाम पर को मत देखो, अपने कर्म पर ध्यान दो। तो ये कितना संस्कृति में आज भी हम देख रहे हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं संस्कृति के जो कभी नहीं मिटते, जो हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, जो सऊदी अरब है, वहाँ की संस्कृति को हम देखें तो वहाँ का जो पहनावा है वो वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मतलब क्लाइमेट है वो ऐसा है कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो वाइट कपड़े ही मैक्सिमम पहनते हैं। और वैसे मतलब वाइट कपड़े ऐसे कि वो अपने आप को पूरा ढकने का प्रयास करते हैं। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं। और अगर मिस्र की बात करें तो उनकी संस्कृति में सहेज कर रखना, जो मृत्यु के बाद जो चीज़ें हो मतलब शरीर होता है उसको सहेज कर वो रखते हैं। तो ये संस्कृतियों के कुछ शाश्वत तत्व होते हैं। अनेक संस्कृतियों ने विस्तारवादी भावना से कार्य किया और साम्राज्यवादी मानसिकता से अनेक देशों पर अधिकार किया। विश्व विजेता बनने की परिकल्पना सिकंदर के मन में भी कुछ ऐसी ही रही होगी। भारतीय समाज बहुलतावादी समाज है जो सभी को अपने भीतर जगह देता है। संस्कृतियों के भीतर इसी उदारता की अपेक्षा की जाती है। तो कई अनेक देश थे जो विस्तारवादी भावना रखते थे, उनकी संस्कृतियों ने विस्तारवादी भावना पर बल दिया। जैसे कि यूरोपीय देश, उनकी संस्कृति में विस्तारवादी नीति आ गई थी, साम्राज्यवादी मानसिकता आ गई थी, जिसके कारण उन्होंने कई देशों को गुलाम बनाया। संस्कृति को जानने और समझने का सबसे सशक्त उपकरण है भाषा। भाषा, अब यहाँ पर थोड़ा भाषा पर जोर दिया जा रहा है। देखो, भाषा भाषा हमारे सांस्कृतिक प्रतिफलन यानी कि परिणाम का ही विस्तार है और उसी के अनुरूप शब्द अपना आकार ग्रहण करते हैं। भाषा के माध्यम से ही मिथक और उनकी कथाएं रची जाती हैं, शब्दों को जामा पहनाया जाता है और उनके भीतर अर्थ भरे जाते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने मेनली संस्कृति को काफ़ी अच्छे से समझा है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली भाषा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। जितना भी कुछ है सारी बातें आप पढ़िए बस। शब्दों के अपने अर्थ नहीं होते, पर हर भाषा अपने भीतर सांस्कृतिक आयाम छिपाए रहती है। प्रसिद्ध विद्वान थियोंगो ने अपनी पुस्तक में अफ्रीकी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। भाषा के साथ समाज का सांस्कृतिक आचरण जुड़ा हुआ है। शब्दों के भीतर यह सांस्कृतिक आचरण दिखाई देता है। पैर छूना एक संस्कृति का गुण है, तो हाथ मिलाना दूसरी संस्कृति का। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किसी भी भाषा को जो अर्थ मिलता है, जो शब्द होते हैं वो कैसे मिलते हैं। भाषा संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। संस्कृति के अकॉर्डिंग ही शब्द मिलते हैं, शब्द का अर्थ बनता है। देखो, हमारे यहाँ नमस्ते कहा जाता है क्योंकि हाथ जोड़ने को हम नमस्ते कहते हैं, हम इज्जत देते हैं हाथ जोड़कर, ठीक है। और हाथ मिलाकर उसको हेलो नाम दिया गया। तो अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं उन्होंने अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही शब्दों को अर्थ दिया है। तो संस्कृतियाँ शब्दों को या भाषा को बढ़ाती हैं, भाषा का विस्तार करती हैं। देखो, नई चीज़ अगर आपके साथ जुड़ जाएगी, आप के साथ कोई नई चीज़ जुड़ जाएगी तो आप उसका नाम रखेंगे, उसकी मीनिंग निकाल के रखेंगे। जैसे कि मान लो कि आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुकिंग में आपने कुछ आविष्कार कर दिया, एक नई डिश बना दी, तो अब नई डिश का आप नाम दोगे ना कुछ। तो आपने अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग आपने एक नई डिश बनाई थी, बट आपने फिर उसको क्या किया, उसको पहचाना जाए उसको आपने नाम दे दिया। मान लो आपने एक नई डिश बनाई, आप उसका कई सालों से उसका प्रयोग कर रहे हो, बट आपने उसका नाम नहीं दिया अभी तक। आप अपनी संस्कृति में उस चीज़ को बना रहे हो, खा रहे हो, बट आपने उस डिश का नाम नहीं दिया। लेकिन नाम नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो फिर आप जब उसको नाम दे दोगे तो क्या है कि संस्कृति के कारण आप अपनी भाषा का विस्तार कर रहे हो। भाषा में जो शब्द हैं, नए नए जो शब्द आ रहे हैं उनको आप मीनिंग दे रहे हो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है? तो ये आपको दर्शा रहा है कि भाषा और संस्कृति का जो जुड़ाव है वो काफ़ी गहरा है। हमारे अभिवादन, व्यवहार, संबोधन, क्रियाकलापों, शाब्दिक प्रयोगों, रिश्ते नाते की शब्दावली में हमारा सांस्कृतिक आचरण ही दिखाई देता है। ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, व्यवहार वगैरह, उसमें हमारी संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडियन हूँ, मुझे यूएसए भेज दो,
तब भी मेरा जो बिहेवियर रहेगा, जो जिस तरह से मैं बोलूँगा वो इंडियन ही रहेगा। मतलब संस्कृति का प्रभाव भाषा पर है, ठीक है। भारतीय प्रथाओं और मान्यताओं के सही अर्थ ना पता होने के कारण या इस समाज की अनेक प्रथाओं को भाषा ना जानने के कारण सही तरीके से डिकोड यानी कि व्यवस्थित ना करके ब्रिटिश विद्वानों ने हिंदी संस्कृत में लिखे समस्त साहित्य को खारिज ही नहीं कर दिया, बल्कि उसे अवैज्ञानिक अव्यावहारिक बताकर भाषा के साथ संस्कृति को भी पूरी तरह बदल दिया। देखो दोस्तों, जो प्रथाएं वगैरह होती हैं, कई बार हम ऐसी प्रथाओं का भी मतलब कई सारी प्रथाएं होती हैं, जब उनकी मीनिंग नहीं पता होती। भारत के डायरेक्टली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भारत में कई सारी मान्यताएं रही हैं, कई सारी प्रथाएं रही हैं। अब उसके पीछे का ना एक तर्क रहा है। जैसे कि बहुत पहले क्या था, मतलब बहुत सारी जो हम कहते हैं ना कुरीतियाँ थी, बेकार प्रथाएं थी आज के टाइम पर, बट कई बार उनका एक कॉन्टेक्स्ट भी रहा है। हालांकि वो आज के टाइम पर बिल्कुल बेकार हैं, बट फिर भी एक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि देखो इस कारण से ये प्रथा फॉलो की जाती रही है। क्योंकि हम भारत में हम क्या देखते हैं कि जो भारत की जो संस्कृति रही थी, आगे आप आगे के सेमेस्टर में आप और भी चीज़ें पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ पाओगे कि भारत का जो मतलब एक विकास रहा था, सांस्कृतिक विकास, वो एक तरह से रुक सा गया था। भारत में जो लेखन प्रणाली वगैरह थी, वो इस्लाम के आगमन के बाद वो काफ़ी धीरे हो गई थी। स्पेशली जो भारत की जो पहली पुरानी संस्कृति थी, स्पेशली जो हिंदू संस्कृति रही थी भारत की पहले, जब इस्लाम नहीं था, तो उस समय जो लेखन प्रणाली वगैरह थी वो इतनी प्रभावित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जो लेखन प्रणाली वगैरह थी वो इस्लाम वगैरह के आगमन के बाद उसमें वो काफ़ी मंद गति से आगे बढ़ने लगी। तो जो प्रथाएं वगैरह थी भारतीय समाज में वो चलती रहीं, और जो जाति प्रथा वगैरह थी वो कठोर होती गई। कोई नया विचार सामने फिर नहीं आया। जैसे ना एक भारत का एक विकास होता था बौद्धिक रूप से, प्राचीन काल में हो रहा था, बट फिर वो रुक जाता है कई लंबे समय तक, और कई शताब्दियों तक वो रुक जाता है, फिर इस्लाम का भी आगमन हो जाता है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो विकास होता है, जाति प्रथा वगैरह और कठोर हो जाती है, मतलब जो बेकार नियम थे वो और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, और लेखन प्रणाली वगैरह का विकास ठप सा हो जाता है कि नए विचार सामने नहीं आते। तो अब यहाँ पर ये बताने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत में अब लंबे समय से जो पूरा रीति रिवाज फॉलो किए जाते रहे थे, जिसमें बदलाव नहीं आया था, उसकी मीनिंग नहीं पता थी लोगों को। लोगों को अब नहीं पता था कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में या क्यों आखिर प्रथाओं को अपना रहे हैं। जिस कारण से अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारतीय जो संस्कृति रही थी भारत की, उसको पूरी तरह से मतलब अवैज्ञानिक बता दिया। जो भाषा मतलब बहुत सारी जो चीज़ें रही थी भारत की, उसको पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अप्रामाणिक बताकर उन्होंने मतलब इसको बदलने का प्रयास किया। उन्होंने नीचा दिखाया भारतीय संस्कृति को। इसका कारण ये था, भाषा अगर सही मीनिंग पता होती, जिसे बाद के बहुत सारे समाज सुधारकों ने पेश किया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय आए, या बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, जब वो सामने निकल कर आए, तो वो विवेकानंद वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय संस्कृति थी उसको उजागर किया। बहुत सारे इस्लाम में भी सुधारक आए थे सामने, तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ समाज सुधार तो किया ही, बट साथ में उन्होंने बताया कि जो भारत की जो संस्कृति रही है वो बहुत अच्छी रही है। कौटिल्य जैसे जो विचार थे ना, वो एक समय ऐसा था गायब हो चुके थे, लेकिन फिर उसे जो 1800 के बाद का जो पीरियड है उसमें समाज सुधारक सामने लाते हैं, अंग्रेजों को दिखाते हैं इसकी ये मीनिंग है। कौटिल्य ने कैसे राज्य करना है, शासन करना है, ये सारी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं जो आप आज फॉलो करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहने का मतलब है कि भाषा का ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है संस्कृति में। हमारी जो संस्कृति थी वो काफ़ी अच्छी थी, बेकार नहीं थी। हमारी संस्कृति में भाषा की कमी हो गई अंग्रेज़ों के टाइम पर, उसकी सही मीनिंग नहीं बता पाए हम लोग। जिस कारण से अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारतीय संस्कृति को पूरी तरह ख़ारिज किया, जो भारतीय साहित्य वगैरह थे उनको ख़ारिज किया और संस्कृति में बदलाव किया, बदलाव पर बल दिया। किसी भी संस्कृति के विकास में भाषा और साहित्य का बड़ा योगदान होता है। साहित्य के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति होती है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानकों की स्थापना भी होती है। भाषा ही मानव चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का संस्कृति के साथ संश्लिष्ट संबंध है, क्योंकि भाषा
भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण संस्कृति का अंग होती है और उसे निरूपित भी करती है। अतः भाषा और साहित्य का विकास संस्कृति के विकास का एक बड़ा कारक है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि संस्कृति के कारण भाषा पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा के कारण भी जो संस्कृति है उसका विकास होता है। सिंपल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम वापस से इंडिया में ले सकते हैं कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज के कारण ही तो इंग्लिश कल्चर का यहाँ पर ज़्यादा फैलाव हो रहा है। देखो, अब लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलकर वो किससे बात कर रहे हैं? एक इंग्लिश पर्सन से ही बात कर रहे हैं। अब इंग्लिश में चीज़ों को हेलो कहा जाता है, नमस्ते तो नहीं कहते ना, तो वो हाथ मिलाएंगे। हाँ, और हाथ मिलाना क्या होता है? ब्रिटिशर्स की या जो अमेरिकन, जो ऑस्ट्रेलियन जो कल्चर है वो है ये हाथ मिलाना। क्योंकि हम जब हेलो बोलेंगे तो हम नमस्ते तो नहीं करेंगे ना, खुद सोचिए। तो जब हम लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उनकी संस्कृति को भी अपना रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है साहित्य का। साहित्य भी भाषा में लिखे होते हैं, तो भाषा और साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी संस्कृति के विकास में। आई होप समझ में आ गया होगा। भारतीय संस्कृति अगर फैलेगी तो कैसे फैलेगी? जब हम भारतीय भाषा का फैलाव होगा। जैसे कि समोसा, समोसा एक नई डिश थी, एक नए तौर पर विदेशों में अब ये फेमस हो रहा है। जैसे कि इंग्लैंड वगैरह में समोसा एक नई डिश के रूप में फेमस हुआ, तो वो लोग भी समोसा इसे बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? भारतीय कल्चर भी गया, वो लोग समोसा यूज़ अब खाना शुरू कर रहे हैं। तो क्या हुआ? भारतीय कल्चर गया, वो एक नया भाषा गई समोसा। समोसा क्या है? तो ये चीज़ ये लोग खाओ। तो वो समोसा बोल भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। जब दो संस्कृतियां टकराती हैं, भाषा दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता का काम करती है। दो अलग-अलग समाजों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रभावित करती हैं कि दोनों का रूप ही बदल जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सभी भाषाओं को कम या ज़्यादा प्रभावित करती है। किसी भी भाषा का रूप सदा एक सा नहीं रहता, दूसरी भाषाओं के प्रभाव से उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब दो भाषाएं आपस में टकराती हैं, मतलब कंपटीशन सा होता है दो भाषाओं में, तो क्या होता है कि भाषा दोनों के बीच सामंजस्य, भाषा क्या करती है, मतलब सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दो संस्कृतियाँ टकराती हैं, ठीक है, भाषा नहीं टकराती, जब दो संस्कृतियाँ टकराती हैं ना, तो क्या होता है, जो भाषा है वो सामंजस्य स्थापित यानी कि संतुलन बैठाने का काम करती है। कैसे करती है? देखिए दोस्तों, भाषा के माध्यम से एक दूसरी संस्कृति की बात को समझने का प्रयास किया जाता है, इसलिए एक संतुलन बैठाती है। और जब दो संस्कृतियाँ टकराती हैं तो संस्कृतियों के टकराने से भाषा पर प्रभाव पड़ता है और भाषा में भी परिवर्तन आता है। भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात भारतीय और अरबी संस्कृति के टकराव से जब दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे के निकट आई तो एक दूसरे की भाषा समझना अनिवार्य था। मुसलमान भारत में बस गए और दोनों जातियां एक दूसरे को समझने लगी। भारत में अरबी फारसी का बोलबाला होने लगा। इस प्रकार भारत में बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का प्रवेश हुआ। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है भारत का ही। भारत में जब इस्लाम आया, मतलब इस्लामिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति जब दोनों टकराई, यहाँ पे एक चीज़ और है कि फारसी से हिंदी एवं संस्कृत में तथा हिंदी और संस्कृत से फारसी में अनुवाद होने लगे। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इन्हीं अनुवादों के द्वारा दो संस्कृतियों के पारस्परिक संपर्क से एक ऐसा भाषा रूप विकसित हुआ जो आगे चलकर उर्दू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उर्दू भाषा में फारसी शब्दों की भरमार थी। आरंभिक उर्दू और हिंदी में इतना ही अंतर है कि उर्दू में फारसी शब्दों का और हिंदी में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। तत्सम मतलब एक जो कड़े हिंदी के शब्द होते हैं, संस्कृत से रिलेटेड वो वाले शब्द। धीरे धीरे उर्दू और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाओं के रूप में विकसित हुई। दोनों की अपनी अपनी साहित्यिक महत्ता स्थापित हुई। देखिए दोस्तों, भारत में जब दो संस्कृतियाँ आती हैं तो दोनों संस्कृतियों में टकराव सा होता है, दोनों एक दूसरे के पास आती हैं, टकराव नहीं पास आती हैं। तो दो संस्कृतियों के आने के कारण ये होता है कि एक दूसरे को समझने के लिए भाषा को समझना ज़रूरी हो जाता है।
तो जो इस्लामिक लोग थे जो तो उन्होंने हिंदी भाषा को समझने का प्रयास किया। फिर उर्दू भाषा को, फ़ारसी भाषा को शासन के रूप में अपनाया। तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने फ़ारसी भाषा को भी समझना, सीखना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही भाषाओं में मिलन हुआ, दोनों ही भाषाओं में परिवर्तन आया और फिर मिक्स करके दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया गया। हालाँकि फ़ारसी, अरबी का प्रयोग उस समय जो मतलब सरकारी काम था उसमें मैक्सिमम किया जाता था। और इन दोनों के साथ में आने से किसका विकास हुआ, तो उर्दू भाषा का विकास हुआ। देखिए दोस्तों, उर्दू भाषा सऊदी अरब की नहीं है या किसी दूसरे मुस्लिम स्टेट की नहीं है, भारत की ही है उर्दू भाषा, ठीक है। तो उर्दू भाषा का विकास हिंदी और जो फ़ारसी भाषा थी, अरबी भाषा थी, इनके मिलन से होता है। इस बीच भारत का संपर्क यूरोपीय संस्कृति से हुआ। 16वीं शताब्दी में अनेक यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया और यहाँ अपने उपनिवेश कायम किए। फलस्वरूप हिंदी भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से प्रभावित हुई और उसमें उन भाषाओं के शब्दों का प्रचलन बढ़ा। हिंदी और संस्कृत ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में और यूरोपीय भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ। तो यहाँ पर एक भाषाई संपर्क को दिखाया जा रहा है जिस कारण से भाषाओं में परिवर्तन आता है। तो यहाँ तक आपको ईज़ी है, यहाँ ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब यूरोपीय कल्चर भारत में फैला तो यूरोपीय भाषाएं भी भारत में फैली और कई शब्दों का प्रयोग भाषा में होने लगा। और इंग्लिश का प्रयोग तो अब बहुत ज़्यादा ही है, ये हम देख सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो इंडिया है और मे बी फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे सारी बातें। देखो दोस्तों, थोड़ा सा फिर से कहूँगा, थोड़ा सा हार्ड है बट फिर भी कुछ ना होने से बेटर है कुछ होना। और उम्मीद करता हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा, कम से कम आप लिख कर तो आएंगे, ऐसा तो नहीं कि खाली छोड़ देंगे। कुछ ऐसा लिखेंगे जो सही होगा और टीचर को नंबर देने पड़ेंगे। इसलिए जितनी बार हो सके 2 बार 3 बार, आप मेट्रो में रहें तब भी इस वीडियो को देखते रहें अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम के टाइम पर ही, अगर कोई नेक्स्ट ईयर भी देख रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम पर ही वीडियो देख रहा होगा। तो मैक्सिमम लोगों से मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें सेव होती रहें। 2 बार 3 बार देख लो, सेव हो जाए जब चीज़, जब आपको लगे सब कुछ ठीक है, निश्चिंत हो जाएँ, फिर अपने राइटिंग पर, एग्ज़ाम में अपने लिखने पर फ़ोकस करें, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएँगी। ठीक है, हमारा माइंड मतलब याद कर लेता है, अगर आप इसे 1-2 बार अच्छे से समझ लेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।